हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सही बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जैसे कि हम तैयारी करा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड 2021 वाले पेपर की, तो अभी हमारी एक्सपेक्टेड डेट दिसंबर है। तो इसलिए आप तैयारी में जुड़े रहिए हमारे साथ। रोज़ शाम को हम एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया करेंगे और मॉर्निंग में हमारे करंट अफेयर की क्लास आती है और दोपहर में रीजनिंग की। और करंट अफेयर जो होता है हमारा वो ट्रिक के साथ होता है और मैंने हिंदी के वर्णमाला के 3 पार्ट में वर्णमाला कराई है, वो भी बेहतरीन ट्रिक के साथ। 3 पार्ट देख लीजिए, उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट है वर्णमाला का, उसको लगाइए। आपको आपकी तैयारी उसी में नज़र आ जाएगी कि तो हाँ, हमने कितने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है अपनी वर्णमाला का चैप्टर। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होने वाला है नंबर 1, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक या निषेधवाचक? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं। तो जिन वाक्य में क्रिया क्रिया के करने या होने की सूचना हो, क्रिया के करने या होने की सूचना हो, तो वे कौन से वाक्य होते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने दूध पिया। तो मैंने दूध पिया, तो क्रिया मतलब हो गई है, तो ये क्रिया के होने का बोध करा रहा है। ठीक, बात कर लेते हैं हम ऑप्शन नंबर सेकंड, इच्छावाचक। तो इच्छावाचक वाक्य कौन से होते हैं? इच्छावाचक वो तो होते हैं जिनमें इच्छा या शुभकामना दर्शाई जाए। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, तो ये इच्छा दर्शाई जा रही है किसी अपने प्रिय मित्र के लिए या अपने किसी प्रिय के लिए। कोई भी व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा कल्याण हो या अच्छी अच्छी कामना करता है, या दुश्मन के लिए काश इसका एक्सीडेंट हो जाए। तो इस तरह से ये भी इच्छा है, चाहे गुड सेंस में हो या बैड सेंस में। बात कर लेते हैं हम संदेहवाचक की। तो संदेहवाचक वाक्य वो होते हैं जिनमें संदेह या संभावना का बोध होता है। संदेह या संभावना का। फॉर एग्जाम्पल, शायद शाम को वर्षा हो। तो मतलब शायद, जहाँ शायद जैसे वर्ड आते हैं, शायद हो, तो इस तरह के संदेहवाचक। बात कर लेते हैं निषेधवाचक की। तो निषेधवाचक वो वाक्य होते हैं जिनमें निगेटिव सेंस दर्शाया जाता है। निगेटिव सेंस जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तो उसने मना कर दिया, तो ये होते हैं निषेधवाचक। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विमुक्त करना या छूट देना के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है एग्जेम्प्ट, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो मतलब ये अपने काल के हिसाब से, मतलब कौन सी पहले आई थी और कौन सी बाद में। तो इनका काल क्रमानुसार ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर लेते हैं मगध। मगध किसकी रचना है? तो मगध है श्रीकांत वर्मा जी की रचना। सेकंड, संसद से सड़क तक। तो ये संसद से सड़क तक हमारी रचना है धूमिल जी की, धूमिल। नंबर 3, अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी ये आप जानते भी होंगे, भारतेंदु जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब बात कर लेते हैं लास्ट, अंधा युग। तो अंधा युग हमारी रचना है धर्मवीर भारती जी की। ठीक, जैसे मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर करा दिए कौन सी रचना किसकी है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रग द्रग जलधार। तो उपरोक्त पंक्ति में छंद है, तो इसमें हमें छंद बताना है कि कौन सा छंद है। तो जैसे दोहा, दोहा की पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11, ये 11-11 मात्राएं होती हैं। बात कर लेते हैं सोरठा। तो सोरठा में इसका उल्टा, दोहे का उल्टा, पहली और तीसरी में 11, दूसरी चौथी में 13-13 मात्राएं। रोला, इसमें हमारी 24-24 मात्राएं होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण 13, सॉरी 11 और 13, 11 और 13 पे विराम। ठीक, और बात कर लेते हैं बरबे।
तो बरवे में हमारी पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर काउंट कर लीजिए कि कितनी कितनी मात्राएं हो रही हैं। तो अगर आपने मात्रा लगानी तो आती होंगी, और नहीं आती तो हम जब चैप्टर का आएंगे तो आपको सिखा देंगे। ए, बे और धी। तो छोटी पर एक मात्रा लगती है 3, 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। ठीक, 2, 3, 4, 2 6 और 1 7। ऐसे यहाँ सेकंड लाइन पे 1, 2, 3, 4, 2 6, 7, 8, 2 10, 2 12। ठीक, 1 और 1 2, 2 4, 2 6 और 1 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बर्ब है। क्वेश्चन नंबर 5, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तो इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत गरीब होना, व्यर्थ का प्रदर्शन, एक साथ दो लाभ, बुरी आदत का शिकार। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, व्यर्थ का प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 6, सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद है। तो सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, और ये होती है हमारी व्यंजन संधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। हमें इसमें तत्सम शब्द बताना है। बारात, वर्षा, हाथी या आंसू। तो जहाँ पर इस तरह के वर्ड होते हैं, ये ऊपर को रे, ये वाला से, तो वहाँ पर अधिकतर तत्सम शब्द होते हैं। अब बात कर लेते हैं बारात का तत्सम शब्द क्या होता है। तो ये होता है बर यात्रा। देखा, आप बारात का बारात या कुछ भी लगा दो, लेकिन बर यात्रा तक नहीं पहुंचोगे। जैसे वर्षा का तद्भव रूप देख लेते हैं। तो वर्षा का तद्भव रूप क्या लगाओगे आप? बारिश, लेकिन क्या होता है? बरसात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस भी बता देता हूँ कि किसका आंसर क्या है। जैसे बात कर लेते हैं हाथी की। तो हाथी का क्या होता है? अब आप जल्दी से बताइए हाथी का क्या होता है। तो हाथी का होता है हस्ती। और लेकिन अगर इसमें हम नी जोड़ दें, हस्तिनी, थे नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा तय। तो ये हो जाएगा हथनी। अब हथनी लिख के दिखाइए आप मुझे, हथनी कैसे लिखा जाता है। तो हथनी लिखा जाता है इस तरह से, थे पे कोई मात्रा नहीं लगेगी, हथनी। ठीक, अब लास्ट ऑप्शन आंसू। तो आंसू का क्या होता है? आंसू का तो आपको पता होगा, अश्रु। ठीक, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, अंतस्थ व्यंजन से है। तो ये होते हैं हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, ये होते हैं हमारे संयुक्त। अंग, अह, ये होते हैं हमारे आयोग बाह। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ये रे ले बे। तो ये होते हैं हमारे अंतस्थ। जैसे ही मैंने बताया, वर्णमाला की वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ, और वो भी ट्रिक के साथ। तो ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम आपको उंगलियों पर याद हो जाएगी वर्णमाला। जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा, एकदम अंतस्थ व्यंजन ये लेवे, ऊष्म संघर्षी से है, संयुक्त व्यंजन क्षेत्रज्ञ, आयोगवा अंग है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार वीडियो को जाकर जरूर देखें, और अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और आपको पसंद नहीं आए तो हमारी क्वेरी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, वीडियो डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह यही है कि एक बार देख जरूर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात थे। तो अपरिग्रह, अनुग्रह, विग्रह या परिग्रह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य में उसके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश येर लेव के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुनें। तो कहने का मतलब यह है कि 1 अपने स्थान पर रहेगा, 6 अपने स्थान पर रहेगा, बाकी के ये जो 4 ऑप्शन है इनको व्यवस्थित करना है। ये ऊपर नीचे इधर उधर लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आज सुबह वीडियो बनाई थी, दोपहर में डाली थी, टाइम नहीं मिल पाया, कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, या
जैसे हिंदी सब्जेक्ट है हमारा, तो किस किस टॉपिक से, मतलब कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, क्वेश्चन या पूछे जाएंगे। तो दिन में बताया था मैंने क्रमबद्धता, तो ये उसी का क्वेश्चन है, क्रमबद्धता। तो जैसे सिर्फ धुंधला सा, ये अपने स्थान पर रहेगा। नष्ट हो रही है, ये अपने स्थान पर रहेगा। तो हमको कोई से भी दो ऑप्शन रिलेट करके देखने हैं आपस में कि कौन सा किससे मैच हो रहा है, फिर आगे चलते हैं। जैसे सिर्फ धुंधला सा, तो इससे क्या संघर्ष, धुंधला संघर्ष था, या संवेदन, या फिर इसके धुंधला सा वैसे ही, तो ये तो इसके बाद आने वाला है नहीं, क्योंकि सिर्फ धुंधला सा वैसे ही हिमालय यानी कैसे, तो वो उसका रीजन बताना पड़ेगा। सिर्फ धुंधला सा सामने खड़े होने पर, तो किसके धुंधला सा सामने खड़े होने पर, ये भी नहीं आएगा। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ धुंधला सा संघर्ष, तो संघर्ष धुंधला नहीं होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आने वाला है रे। उसके बाद इसको पूरा पढ़ लीजिए, सिर्फ धुंधला सा संवेदन इतना अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के, बर्फ की सिल के क्या संघर्ष, यानी बर्फ की सिल के संघर्ष, कोई मैच नहीं। बर्फ की सिल के वैसे ही हिमालय की शीतलता, तो यहाँ भी कोई मैच नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नंबर बे। तो इसके बाद मतलब, तो इसके बाद ऑप्शन नंबर बे, बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है। तो आप समझ गए होंगे रे के बाद बे, तो रे के बाद हमारा बे, ऑप्शन नंबर ए। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन कीजिए। तो पढ़ लेते हैं, शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, कोई त्रुटि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए शीला, ऑप्शन नंबर बी अस्वस्थ होने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आज विद्यालय नहीं गई और कोई त्रुटि नहीं। तो आप पढ़ते ही समझ गए होंगे कि शीला अस्वस्थ होने के लिए या अस्वस्थ होने के कारण। तो इस समय इस सेंटेंस का मतलब क्या है, शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई, मतलब उसे अस्वस्थ होना था, बीमार पड़ना था, इसलिए वह स्कूल नहीं गई। लेकिन इसका राइट आंसर होने वाला है शीला अस्वस्थ होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण आज विद्यालय नहीं गई। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है, के लिए की जगह कारण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। राम, मोहन, घर, पर्वत संज्ञाएं हैं। तो यहाँ पर देखते ही समझ जाइए, अर्धविराम का कोई यूज नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं, राम मोहन राम मोहन घर पर्वत संज्ञाएं, यह वह तुम मैं सर्वनाम, लिखना गाना दौड़ना क्रियाएं। तो अभी तक ये हमें सही लग रहा है, दो ऑप्शन और बचे हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। राम मोहन, तो यहाँ पर ये बीच में राम मोहन, यानी कि राम मोहन दो की बात नहीं चल रही, यहाँ पर सबको अलग अलग रिलेट करना है कि राम मोहन, यहाँ पर अल्प विराम की आवश्यकता है, ना कि हाइफन की। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, राम मोहन घर, यहाँ पर कोई अल्प मतलब किसी विराम का प्रयोग ही नहीं किया गया है, तो इसलिए ये गलत, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। जहाँ पर भी बहुवचन या एक वचन की बात की जाए, या तो सेंटेंस में प्रयोग कर लीजिए, और आपको पता है तो ठीक है, लेकिन देखना यह है कि जहाँ विभक्ति लगती है वहाँ पर वो तिर्यक बहुवचन हो जाता है, तो इसलिए ध्यान देना है। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द पौधा, तब पौधा का बहुवचन होता है पौधे। पुस्तक, पुस्तकें। सहायता का सहायते नहीं होता, सहायता हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, और लड़का का लड़के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। हरिशंकर आदेश, रामदेव रघुवीर, हरिमानक, या अभिमन्यु अनंत। तो ये कहा जाता है अभिमन्यु अनंत को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला। तो आप देखते ही लगा दोगे ऑप्शन नंबर बी निष्पक्ष, जो कि बिल्कुल गलत आंसर। तो ये होता है तटस्थ, कि वो अपने स्थान पर है, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, वो सच्चाई पर टिका हुआ है, तटस्थ, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 से 20, तो ये हमारा पैसेज है। जब आपको पैसेज करना होता है तो पहले आप उसके क्वेश्चंस पढ़िए, फिर उसके आप आंसर कीजिए। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद अगर आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको पता रहेगा कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछने वाला है, और जब आप पैसेज पढ़ोगे तो उसको आप वहीं पे अंडरलाइन कर दोगे, तो आप पढ़ते पढ़ते ही उसके आंसर दे दोगे, हाँ ये पूछा था तो इसका आंसर ये होने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आप ऐसे ही करना
लेकिन फिलहाल हम पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। आप वीडियो रोक करके पैसेज पढ़ सकते हैं या वीडियो को आगे निकाल कर क्वेश्चन देख के उसके बाद पैसेज कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है, तो ये देखो मोस्ट लाइन लग रही है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए पैसेज पढ़ते टाइम भी। लेकिन पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे हाँ क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवि या श्रोता को अंतः साक्षात्कार का बोध होता है। तो किसका बोध होता है? अंतः साक्षात्कार का। किसको? कवि या श्रोता को। पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। तो किसका भाव पक्ष है? बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाले रति कौन कौन से? करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव व मनोविकार होते हैं। तो ये सब क्या है? भाव व मनोविकार। इसी से भारतीय दृष्टि ने भाव पक्ष की प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। पर पश्चिम में कल्पना यानी कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष पर ही भिड़ गया। काव्य की रमणीयता पर हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी, जिस आनंद के लिए नई नई सुंदर भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र होता है। तो पैसे हमने पढ़ लिया, हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। कवि या श्रोता का अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है? तो मैंने वहां पर रुक के ही बताया था कि अंतः साक्षात्कार होता है किसका? व्यक्तित्व का, विलक्षणता का, कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का या मनोविकारों का। तो ये होता है कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? किस सिद्धांत की है? रस सिद्धांत की, कुतूहल सिद्धांत की, कल्पना सिद्धांत की या श्रोता या पाठक की तटस्थता की? तो ये की है रस सिद्धांत की। क्वेश्चन नंबर 18। केवल देखने का आनंद क्या है? तो लास्ट लाइन पढ़ी थी हमने, मैं दिखा देता हूँ आपको। केवल देखने का आनंद क्या है? तो ये है केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र होता है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं अपना। केवल देखने का आनंद क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र। क्वेश्चन नंबर 19। कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? तो कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? ये मैंने अंडरलाइन भी किया था, बौद्ध पक्ष। क्वेश्चन नंबर 20। काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? तो किस तत्व को लेकर हुई है? काव्य में गंभीर रमणीयता की। क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तो जैसे अंबर और अंबार, तो इनका सही अर्थ क्या है? तो अंबर मीन्स क्या होता है? अमर, वस्त्र, आकाश या कपड़ा। अगर बात की जाए इस वाले बिना पेट चीरे वाले वह की, ये वाला अंबर, तो ये होता है वस्त्र या कपड़ा। लेकिन बात की जा रही है पेट चीरा वह, तो ये होता है हमारा आकाश। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपसे पहले अंबर पूछा गया तो आपको पहले अंबर का जवाब देना है, और अगर बाद में अंबार है तो अंबार क्या होता है? एक फल विशेष, तो बाद में अंबार। ये नहीं कि अगर ऑप्शन घुमा के दे दिया और आपने आंसर दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो अगर अंबर भी पता था तो अंबार खुद से ही हो जाता है। ठीक, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। तो अपेक्षा मीन्स क्या होता है? तो 3 अपेक्षा के समानार्थी हैं या पर्यायवाची और एक अलग। तो अपेक्षा यानी कि हमारी की से अपेक्षा होती है, यानी हम उससे आशा रखते हैं, हमारी इच्छा होती है कि काश ऐसा हो जाए। और आवश्यकता, वही हमारी आवश्यकता होती है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन निराशा, निराशा होती है उपेक्षा।
यानी कि हमने उससे उम्मीद की लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई तो हम निराश हो जाएंगे। तो ये होती है उसका विपरीत निराशा। अनादर का विलोम है। अनादर का मान, सम्मान, आदर या सत्कार। तो अनादर का विलोम होता है आदर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी, राधा रमण और कंस निकंदन। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? मतलब शब्द तो समानार्थी हैं लेकिन विचार करें तो उनमें अंतर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देखना या घूरना। यहाँ पर इसकी उत्तरमाला है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।